सो हाय गाइस, दिस इज़ मी सी ए सोनाली जालूका और आप हैं मेरे साथ। और आज 3 अगस्त है और दिन के बजे हैं 9 और मैं आपको इंडिया में 9 बजे हैं। इट्स अ 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आप मुझे देख रहे हैं मेरी ही बालकनी से। मुझे नहीं देख रहे, मेरी नज़रों से मेरी बालकनी देख रहे हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे मेरे बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनाली व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली, लाइक आप CA लगाते हो अपने नाम के आगे, आर यू रियली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर यू रनिंग एन NGO, क्योंकि आप बहुत बार सुपरगर्ल फाउंडेशन जैसी एक फाउंडेशन की बात करते हो। समटाइम यू टॉक अबाउट घूम बिंदास विद CA सोनाली जालूका, समटाइम यू कॉल वेकअप कॉल विद CA सोनाली जालूका, अब तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉफी विद CA सोनाली जालूका। तो दिस ऑल थिंग्स व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं करती क्या हूँ। तो सबसे पहले ऑफकोर्स आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इट्स बीन 12 ईयर्स ऑफ बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। 12 साल हो गए हैं CA बने हुए। मैं 2012 में बनी थी, हाँ, तो आप कैलकुलेट कर लो, 10-11 साल तो हो ही गए हैं। 2012 में मेरा CA अटेम्प्ट क्लियर हुआ था एंड आई वॉज 21 दैट टाइम। अब एज मत कैलकुलेट करने लग जाना कि उस टाइम 21 की थी तो आज कितने की है, ऐसा नहीं करते लड़कियों के साथ। सो it's being more than 10 years of being chartered accountant and I'm working in one of the big four. So इंडिया में 4 big four हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टॉप फर्म्स हैं। तो आपका KPMG, PwC, उसके बाद Deloitte और EY. So I was part of Deloitte before. So I worked for Deloitte for more than 4.5 years. बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे. So I still love that company and now I'm with PwC US. मतलब पहले मैं डेलॉइट इंडिया में थी। इन कंपनीज का अपना कंट्री वाइज डिवीजन होता है। तो आई वॉज पार्ट ऑफ डेलॉइट इंडिया बिफोर। नाउ रिसेंटली इन जुलाई itself I joined PwC US. So now I don't work with the Indian clients. Before I was working with Indian clients as well. So I used to travel in India location. Like मुंबई भी गई थी मैं, मुंबई भी ऑफिस के काम से ही गई थी, डेलॉइट के काम से ही गई थी। कुछ फिर रुक गई थी अपने पर्सनल काम की वजह से भी, मेरी मौसी रहती है वहाँ पे, तो उनके घर थोड़ा सा मस्ती वस्ती करने के लिए रुक गई थी। एंड एट दैट टाइम आई वॉज ऑन नोटिस पीरियड इन डेलॉइट, तो ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मस्ती कर लेते हैं। सो दैट वॉज द रीज़न. Apart from this, I'm a SAP consultant. So SAP is a very big software, like you, if you are a businessman or if you are a chartered accountant, so you work on a tele software. So Oracle, it might possible some of the people know Oracle. So I am I'm consulting of SAP FI. So it's like कि मैंने CA करने के बाद HCL ज्वाइन करा और HCL में मुझे एक ट्रेनिंग दी गई, एक टेक्नोलॉजी की, एक सॉफ्टवेयर की, कि सोनाली यू नो अकाउंटिंग, सो यू लर्न दिस सॉफ्टवेयर. इट्स ईजी टू लर्न अ सॉफ्टवेयर, नॉट ईजी टू लर्न द अकाउंटिंग. सो उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग दे दी 21 दिनों की एंड देन आई स्टार्टेड माई SAP करियर. उसके बाद मैंने कभी इस करियर को छोड़ा नहीं. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये लगता है कि दिस इज़ नॉट गुड थिंग, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके CA करी है. मैंने टैक्स पढ़ा है, ऑडिट पढ़ा है, लॉ पढ़ा है और उसके बाद मैंने बहुत सारी इंडियन चीज़ें सीखी है. उसके बाद फिर मैं सिर्फ एक SAP में फाइनेंस करूं, ये मेरा प्रोफाइल नहीं है, दैट्स नॉट मी. सो वो लोग उस प्रोफाइल को छोड़ देते हैं, दे फील इट्स वेरी बैड. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मैंने जब SAP ज्वाइन करा, आई फील आई एन्जॉयड इट, क्योंकि ऐसा होता था कि कोई डेडलाइंस नहीं है, कुछ नहीं है. एट दैट टाइम आई एम सपोर्टिंग SAP क्लाइंट्स, तो बहुत मज़े में HCL की लाइफ कटी. मतलब कोई आपकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है. और उससे पहले आई स्टार्टेड माई करियर विद हल्दीराम. उसमें कभी किसी चीज़ की एंड डेट आ रही है, रोज़ मेरे एक मैनेजर थे उस टाइम, दीपक सर. आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट पर्सन. दिल से, तहे दिल से मैं उनके हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया. 6 महीने में इतना लताड़ा उन्होंने मुझे कि मुझे समझ आ गया कि यार पैसा कमाना इट्स नॉट ईजी टास्क. फिर जब मैंने HCL ज्वाइन करा तो मुझे लगा यार ये तो कॉलेज लाइफ चल रहा है. आई एन्जॉयड माई लाइफ अ लॉट. आई वॉज इन द कम्फर्ट जोन की ठीक है, कैब लेने आ रही है, कैब छोड़ने आ रही है, जितना काम देते हैं उससे ज़्यादा मैं करके देती हूँ, परफॉर्मेंस इशू है नहीं, सब सही चल रहा है. एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माई NGO, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था आई वॉज अर्निंग ओके, नॉट टू गुड बट ओके. पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि एवरी गर्ल हैज़ अ पावर, और अगर एजुकेशन गिव दैट पावर, ठीक है, तो आपको एजुकेट होना ज़रूरी है. तो मैंने अपनी सोसाइटी से स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड एन NGO
नॉट एन एनजीओ, एट दैट टाइम इट वॉज नॉट एन एनजीओ। मैंने सिर्फ एक मुहिम, मतलब मैंने बस ये कोशिश करी कि मेरे आसपास की जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ाई करें और अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़े, मतलब इंडिपेंडेंट हो। एंड बीइंग इंडिपेंडेंट इन कलयुग इज लाइक अ सुपर वुमेन। सुपर वुमेन या सुपर गर्ल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपके पास सुपर नेचुरल पावर्स होंगी, ना, बिल्कुल नहीं होती। सुपर नेचुरल पावर जैसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच यू हैव, जो तुम खुद हर महीने अपने लिए कमा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बस ये चाहती थी कि लड़कियां चाहे 20 कमाएं, चाहे 25 कमाएं, कुछ ही पैसा कमाएं, बट वो कमाएं, किसी भी सोर्स से वो पैसा कमाएं, इंडिपेंडेंट बन जाएं। तो उसके लिए मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू करा। फिर उसके बाद मुझे तो ये है सुपर गर्ल की कहानी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स कुछ मेरी हेल्प करने लग गए। माय हस्बैंड से कि चलो रजिस्टर करवा लेते हैं, तुम अपने, मेरे फ्रेंड्स ने डोनेट करना शुरू कर दिया मेरे पर्सनल अकाउंट में कि सोनाली तो उस बच्चे की पढ़ाई देख रही है या ये कर रही है, तो उन्होंने मेरे पर्सनल अकाउंट में डोनेट करना शुरू कर दिया। देन वन ऑफ माई फ्रेंड, उस टाइम वो फ्रेंड ही थे, सौरभ कुमार, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर एनजीओ बनाते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं, और जो भी तुम्हारा डोनेशन आएगा ना उसे अपने अकाउंट में मत मंगवाओ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन 30% टैक्स स्लैब, तो अपने अकाउंट में कुछ मत मंगवाओ, एक एनजीओ का अलग से अकाउंट खोल लो। तो ये था सुपर गर्ल फाउंडेशन का खुलने का तरीका, मतलब इस तरह से ये सोच थी हमारी उस टाइम। और फिर उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने ही लखनऊ जाके 80G लिया, 12AA लिया, सब कुछ लिया और एक सुपर गर्ल फाउंडेशन का स्थापना करी हमने। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा सुपर गर्ल में हमेशा एक्टिव रही हूँ, बट बिफोर कोविड हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमने ब्लड कैंप्स लगाए हैं, हमने 500 से 600 बच्चों का एडमिशन्स करवाया स्कूल में। हमने स्कूल चलो अभियान चलाते थे हम, जो हम जनवरी में चलाते थे। जनवरी से क्योंकि ऐसा होता था कि मैं हमेशा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में रहती थी और मेरा 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक छुट्टी रहता था, मतलब कलेक्टिव डिस्कनेक्ट कहते हैं उसे, क्योंकि कोई भी यूएस या फिर कोई भी इंटरनेशनल कंट्री उसमें काम नहीं करती और हमें भी छुट्टी दे दी जाती है। तो उस टाइम मेरी छुट्टी होती थी, तो इसीलिए मैंने ये, मतलब जनवरी में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे। किसी भी एक बस्ती को पकड़ लिया, वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करी और पूछा लोगों से कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते तो क्या रीज़न है उसके पीछे। एंड फिर हमने वो काम करना शुरू करा और फिर हम एक टेंट लगा लेते थे हम उस बस्ती के पास, और 26 जनवरी को नॉर्मली हम उन बच्चों से बोलते थे कि 26 जनवरी को प्रोग्राम हमने बस्ती के बच्चों के लिए करा है, ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हम बच्चों का मोटिवेशन भी करते थे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करवा देते थे। और मेन मोटिव हमारा ये होता था कि उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन, उन्हें मोटिवेट किया जाए स्कूल जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो जो टेंट होता था तो वहीं रहता था और हम बच्चों को डेली वहाँ पे बैठ के 2 महीने 3 महीने पढ़ाते थे, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते थे, लाइक आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट। बस 2 ही चीज़ें चाहिए होती है एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। उस एरिया के जो सरकारी स्कूल होते थे, हमारी टीम उन सरकारी स्कूलों में विजिट करती थी। उनकी जो हालत खराब होती थी, अगर उसमें हमें कुछ डोनेट करना होता तो हम वहाँ पे भी डोनेट करते थे। लाइक हमने शूज़ डोनेट करे हैं, दनिया डोनेट करी है, बच्चों को शूज़ नहीं मिलते हैं सरकारी स्कूल में, शूज़ और वो किए है, दरिया डोनेट करी, इवन वी डोनेटेड द बेंचेज एज वेल। हमने सरकारी स्कूलों में बेंच डोनेट करी है। तो हम उन सरकारी स्कूलों में भी जब विजिट करते थे तो जो भी उनकी चीज़ें होती थी वो हम डोनेट करते थे और उन बच्चों को उन सरकारी स्कूलों तक पहुँचाते थे। जो डॉक्यूमेंटेशन पीछे रह जाता था या जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता था उनका, वो करते थे। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे उनके लिए हम उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कोशिश करते थे कि वहाँ के लोकल एरिया वाले जो रिक्शे वाले हैं या वो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी देख ले। तो दिस इज़ वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमें बहुत अच्छे बच्चे लगते थे और हमें लगता था कि ये बहुत पढ़ सकते हैं, हम उनका किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते थे। तो एक मानव संस्कार केंद्र करके स्कूल है जिसमें हमने 100 बच्चों का एडमिशन करवाया था और उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया था। इट इज़ ऑल्सो एनजीओ का स्कूल, बट उनका स्टैंडर्ड थोड़ा क्या कहते हैं, आपका सरकारी स्कूल से ज़्यादा था। अच्छे टीचर्स थे, अच्छे लोग थे। तो हमने उस स्कूल में 100 बच्चों का एडमिशन करवाया था और मेरे हर एक फ्रेंड ने 2100 रुपये उसकी फ़ीस थी साल की। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड आगे आए और उन्होंने 2100 रुपये में एक बच्चे को एडॉप्ट किया 1 साल के लिए। और हमने कोशिश करी कि वो उस बच्चे से टच में भी रहे। बहुत सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं ये नहीं कह रही कि सभी आते थे, बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आगे आए और उन्होंने 2100 रुपये तो दिए। तो ऐसे करके हमने 100 बच्चों को 1 साल तक वहाँ पढ़ाया। फिर उसके बाद कोविड आ गया और चीज़ें थोड़ी सी सुपर गर्ल की डाउन चली गई। उसके बाद जब कोविड आया तो हमने हेल्थ पे फोकस करना शुरू करा, क्योंकि हमें ऐसा लगा सबसे पहले जीवन है। तो मेरी संस्था ने, जब कोविड थी तो हमने सुपर गर्ल के माध्यम से बहुत सारे फूड पैकेट्स डोनेट करे थे। तो इन बिटवीन द कोविड हमने फूड पैकेट्स दिए हैं। फिर उसके बाद मेरे नोन में बहुत सारी लड़कियों ने अपने फादर खो दिए।
बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स चले गए। इट्स वेरी फीलिंग सैड। मैं जब उन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है यार इतनी छोटी सी उम्र में छोटा सा बच्चा छोड़ के इसके पापा चले गए और वो लड़की क्या करेगी। अब मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होता था। मैंने जब मैं आती थी, मेरी सोसाइटी में ही ऐसे एक दो भाभियाँ हैं जिनके हस्बैंड चले गए, और जब मैं आती थी ना अपनी सोसाइटी में और वो मुझे लिफ्ट में मिल जाती थी तो मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी कि शायद इतना बड़ा दुख है इस बंदी के पास और मैं कैसे इससे नजरें मिला लूं। ठीक है, तो उन लोगों के जब मेरे पास कॉल आने लगे तो मैंने 1-to-1 कनेक्ट करके उन बच्चों की हेल्प करी और मैंने कुछ बच्चों की शादी भी करवाई। तो अभी ये चल रहा था कि मैंने फिर मतलब एजुकेशन से स्टार्ट हुआ, फिर फूड कैंपेन्स पे चला गया, हेल्थ पे चला गया, और उसके बाद अब तो शादी। और जो लड़कियां बिल्कुल कोर कांटेक्ट करके मुझसे बोलती हैं कि मुझे ये करवाना है, मुझे ये कर दो, मुझे थोड़ी सी एजुकेशन में हेल्प कर दो, 1-to-1 आई पर्सनली हेल्प। अब ये हेल्प कैसे करती हूँ मैं, मेरा सिंपल एक एनजीओ का अकाउंट मेरे हस्बैंड ने खुलवा दिया था, ATG12AA है उसमें, और उसमें मैं जो भी मेरी सैलरी आती है उसका 10% मैं अपने एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ। तो मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। आई एम अर्निंग ओके टाइप ऑफ अमाउंट। मैं अपना पैसा रिवील नहीं कर रही कि मैं कितना पैसा कमाती हूँ, बट हाँ इतना कमा लेती हूँ कि उसका 10% अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टू डोनेट टू हेल्प समवन। और वो पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने उतना खर्चा कर ही देती हूँ ना, नहीं करती मैं वो पड़ा रहता है एनजीओ के अकाउंट में। जब जरूरत पड़ती है, कोई बड़ी एक्टिविटी होती है, मैं यूज कर लेती हूँ उसे। तो ऐसा है। तो मेरे एनजीओ के अकाउंट में आप ये बिलीव नहीं करेंगे, मेरे सेविंग अकाउंट से ज्यादा पैसा होता है हमेशा। मेरे सेविंग अकाउंट में कम होता है, एनजीओ के अकाउंट में हमेशा ज्यादा पैसा होता है। तो दिस इज एनजीओ की स्टोरी। अभी खत्म नहीं हुई, एनजीओ की स्टोरी और भी है एक्चुअली। अब मुझे है ना धीरे धीरे, जब मेरे को 10 साल हो गए एनजीओ चलाते हुए भी, ऑफ कोर्स मैंने सीए खत्म करते ही जैसे ही फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी थी उसके बाद से 10% मैं डोनेट कर रही हूँ अपना। तो एनजीओ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि लड़कियों की मेंटालिटी क्या है। तो सबसे पहले तो इंडिया की लड़कियों में कमाने की इच्छा नहीं है। वो मतलब उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है कि तुम किसी और के घर जाओगी और तुम्हें वो पालेगा। पहले तुम्हारे पिताजी पालेंगे और उसके बाद तुम्हारा पति पालेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू और ही विल टेक केयर ऑफ यू। मतलब पहले पापा तुम्हारे ख्याल रखेंगे, उसके बाद तुम्हारे पिताजी हस्बैंड तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है। एक लड़की जब पैदा होती है बचपन से उसे ये सिखा दिया जाता है कि हम तेरी शादी करेंगे और शादी के बाद तेरा पति तेरा ख्याल रखेगा। जो लड़की शुरू से इस थॉट प्रोसेस से पैदा हुई है, यही उसने 1000 बार सुना है, तो वो यही मान लेती है कि यही सच्चाई है, मुझे मेरे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सिर्फ इसलिए धरती पे पैदा हुई हूँ कि मुझे कोई पालेगा। तो अब मैं कितनी कोशिश करती थी, मैं इतना मोटिवेट करती थी लड़कियों को कि तुम भाई पढ़ लो, ऐसा होता नहीं था। और जिन लड़कियों पे मैं खर्चा करती थी उनके सॉरी टू से बॉयफ्रेंड्स बन जाते थे। और फिर उनकी मम्मियाँ मेरे पास शिकायत लेके आती थी कि यार तुमने इसे यहाँ भेज दिया, मतलब स्कूल भेज दिया, अब ये इस लड़के के साथ घूमती है, ये उस लड़के के साथ घूमती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया। अब मेरे पास खुद से कोई आता है तभी मैं हेल्प करती हूँ, मैं किसी के घर जाके उसे मोटिवेट नहीं कर रही जल्दी से। ठीक है, तो अब ये मोटिवेशन वाला सीन चला गया। दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स शादी इज अ बिग डील। शादी लड़कियों को करनी ही होती है, तो अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होती है तो उनके पेरेंट्स शादी पे उतर आते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये स्टेप उल्टा उन्हें बैक स्टेप पे ले जा रहा है कि मैंने उन्हें पढ़ाई के लिए आगे भेजा और वो शादी पे, मतलब उनका शादी पे एंड हुआ। ठीक है, तो फिर मैंने कुछ ऐसे रास्ते निकाले जिससे मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट ना करना पड़े एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो मैंने फिर उन्हें सिलाई का कोर्स करवाना शुरू कर दिया। मैंने सिलाई केंद्र खोलना शुरू करा ताकि लड़कियों को हर अपने घर के आसपास एक सिलाई केंद्र मिल जाए। और जब वो शादी करे, जब उसकी शादी हो तो उसकी फैमिली या मेरे पास भी आते हैं तो मैं उसे एक सिलाई मशीन दे दूंगी। और जब उसने सिलाई सीखी हुई है तो डेफिनेटली वो अपना सिलाई से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ऐसे ही पार्लर का कोर्स भी मैंने काफी लड़कियों को सिखाया है। तो इसमें होता ये था कि मैं आसपास के जितने, उसके घर के आसपास जितने पार्लर होते थे उन पे विजिट करती थी। मैं बोलती थी मेरा एनजीओ है और बेटा मुझे ऐसे 2 लड़कियों को पार्लर पे कोर्स करवाना है, आपको एक एम्प्लॉय मिल रही है भाई, आपको फ्री में आपको एक एम्प्लॉय भी मिल रही है और मैं एनजीओ से हूँ तो आई ऑल्सो प्रमोट योर पार्लर। तो ऐसा करके जितना वो कोर्स के पैसे लेती थी डेफिनेटली मैं उससे कम पैसों में वो पार्लर का कोर्स करवाती थी। सिलाई का भी ऐसा ही होता था। तो इसमें मेरा खर्चा बहुत कम लगता था और लड़की 6 महीने में इंडिपेंडेंट हो जाती थी। अगर वो अपना पार्लर नहीं भी खोलेगी तो वो अपने आसपास के किसी पार्लर में जाके अपनी सर्विसेज दे सकती है। प्लस आजकल तो ऑनलाइन सर्विसेज बहुत चल रही है। आप एक स्कूटी लो, एक बैग में अपना पार्लर का सामान भरो और अपना पार्लर की सर्विसेज दो। तो ये इस तरह से भी मैंने कोशिश करी, यही चल रहा है। अब मेन एजुकेशन इज वेरी बिग डील। लड़कियों को एजुकेट करना, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग 21 ईयर्स इन अ
पर्टिकुलर गर्ल, उसके बाद भी, और 21 साल में वो कितनी बार मेरा नाम खराब करेगी या खुद का नाम खराब करेगी या फिर बहक जाएगी, वो मुझे खुद नहीं पता। तो और मैं रोज रोज नहीं जा सकती, इसलिए फिर ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा मुझे, तो आई स्टार्टेड दिस ओनली। तो अभी ये चल रहा है, मैं यही करवाती हूँ। और फिर एंड में जब शादी होती है उसकी, तो अगर मैंने सिलाई सिखाई है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे सिलाई मशीन या बहुत सारी जो भी मैं एनजीओ, जो भी मेरा एनजीओ दे सकता है वो दे, पर सिलाई मशीन जरूर दे अगर मैंने उसे सिलाई सिखाई है तो, ताकि उसके घर में एक अर्निंग सोर्स पड़ा हो और जब उसका मन करे वो अपना पैसा कमाना शुरू कर दे। अब ये हुई मेरे एनजीओ की बात। दैट्स नॉट माई फुल टाइम एक्टिविटी, दैट्स पार्ट टाइम एक्टिविटी, दैट्स माई हॉबी। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रंस, आई लव मीटिंग न्यू पीपल विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो मेरे को ये अच्छा लगता है। मैं जब बस्ती में जाती हूँ तो मुझे वहाँ की औरतों को देख के उनसे ऑफकोर्स मैं भी मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा लग्जरी लाइफ रही है। तो उनको कैसे वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी फैमिली पाल रही हैं और दे हैव 5 to 6 किड्स, तो वो देख के आई यूज टू मोटिवेट। मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, तो दैट्स माई हॉबी। इसके अलावा जब मैं मुंबई गई थी तो मेरा, एज आई टोल्ड यू, नोटिस पीरियड चल रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड है सनी से हम हमेशा पैकेजेस लिया करते थे। मैं और मेरे हस्बैंड को घूमना बहुत पसंद है, तो सनी से हम हमेशा पैकेजेस लिया करते थे। इज अ बेस्ट पैकेजेस मेकर, वो बहुत अच्छे पैकेजेस बनाता था। और मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम 3 लोगों से पूछ के रेट्स लेके उससे बोलते थे कि यार ये रेट्स हमें वहाँ मिल रहा है, तो है ना तू देख ले अगर तू इससे कम में करवा रहा है तो इसलिए वो हमें उससे कम में वो पैकेज बना के देता था। प्लस उसकी सर्विसेज हमेशा से बेस्ट रही है, जो भी हम कहते थे वहाँ जाके भी उसके काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें करता था वो। तो मैं हमेशा ये करती थी। तो जब मैंने जब मैं मुंबई गई तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई एंड ही कम एंड से कि सोनाली तू मेरे साथ जुड़ जा, घूम बिंदास साथ में करते हैं, तू बस प्रमोशन कर दिया कर थोड़ा बहुत मेरा फेसबुक यूट्यूब पे। तो दैट इज घूम बिंदास, मेरा कोई वैसा नहीं है। तो आई ऑलवेज से कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ कंपनी, और जब पैसा आएगा ना तो आधा आधा करेंगे, और मेरे तरफ से कोई भी लिंक आए तो वो मैं अपना पैसा काट लूंगी। तो दिस इज घूम बिंदास। ये घूम बिंदास इज नॉट माई कंपनी, इट्स अ सनी है उसके, सनी अब्रॉल है उसके ओनर, जिन्होंने ये 10-15 साल की मेहनत है उस बंदे की। और कोविड में सर्वाइव किया है उसने, क्योंकि कोविड में सारी कंपनीज बंद हो गई थी। स्टिल ही इज सर्वाइविंग। एंड ऑफकोर्स मैंने बहुत सारे पैकेजेस उनसे लिए हैं। पोर्ट प्लेयर का लिया है, केरला का लिया है, बहुत सारे लिए हैं, सिक्किम का लिया है, गैंगटॉक का लिया है। मैंने पहले बहुत सारे पैकेजेस लिए हैं उनसे। छोटी मोटी फ्लाइट की टिकट्स भी वो सस्ते में करवा देता है, तो आई यूज टू कॉल हिम। तो ये है सनी अब्रॉल और घूम बिंदास। तो मैं सिर्फ उसकी ब्रांडिंग करती हूँ। ना मुझे पैकेजेस बनाने आते ना कुछ। आई एम जस्ट अ ब्रांड एम्बेसडर, बड़े शब्दों में बोला जाए तो आई एम जस्ट अ ब्रांड एम्बेसडर, जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत घूम बिंदास का नाम ले लेती है। दिस इज अबाउट घूम बिंदास। एंड वेकअप कॉल्स इज लाइक कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू टेल योर लाइफ और टेल योर थॉट्स, जहाँ पे आप जब किसी को अपने थॉट्स बताते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। अगर करेगा भी तो कमेंट्स पे करेगा, एंड आई हैव अ टाइम टू थिंक ऑफ इट। मैं भी सीखती हूँ इससे। जब कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ऑफकोर्स जब मैंने कोई बात बोली और सामने ही कोई बैठा है और वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो ना मेरी बात पूरी हुई ना उसकी बात पूरी हुई। तो इसलिए मैंने कुछ बोला, रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, एंड देन पीपल कम एंड से कि नहीं सोनाली ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड देन आई लर्न फ्रॉम दोज पीपल। तो ये एक और चीज़ है। इसके अलावा अब जब मेरे को ये समझ में आ गया है कि सबसे ज़्यादा अभी हमारी लाइफ में पैसा कमाना नहीं है, एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना इज वन टास्क। ऑफ कोर्स नाउ आई एम वर्किंग ऑन, लाइक एज एन सुपर गर्ल फाउंडेशन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, कि मैं अब एनवायरमेंट सेफ्टी पे काम करूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की। तो अब मैं इस पे काम कर रही हूँ, मतलब मैं और मेरा एनजीओ इस पे काम कर रहा है। सोचा बहुत कुछ है कि हम क्लीन इंडिया पे काम करेंगे, ग्रीन इंडिया पे काम करेंगे, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ भी कूड़ा दिखेगा वी यूज टू क्लीन इट, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, हाईवे रंगेंगे, बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, ये है। और प्लास्टिक कंजम्पशन कम करेंगे, प्लास्टिक को कंज्यूम कम करेंगे, और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वी ट्राई कि वो प्लास्टिक नदियों में ना पहुँचे, समुद्र में ना पहुँचे, मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। सी हमारा इंडिया बहुत सुंदर है। लोग इंडिया घूमने इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास पहाड़ भी है, सुंदर नदियाँ भी है, हमारे पास क्या वो कहते नहीं है, यू आर अ बीच पर्सन और यू आर अ माउंटेन पर्सन। तो अगर आप जो भी पर्सन हो, आइदर यू आर अ बीच पर्सन, आइदर यू आर अ माउंटेन पर्सन, हमारे पास सब कुछ है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पोर्ट प्लेयर जैसी छोटा सा ही हो चाहे वो पोर्ट प्लेयर, आपको पूरा मालदीव्स जैसा मज़ा देने के लिए काफ़ी है, ठीक है। माउंटेन्स के लिए सिक्किम, गैंगटॉक, लद्दाख, यार क्या हमारे पास क्या नहीं है।
हमारे पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि हम उसे सेव नहीं करना चाहते अपने बच्चों के लिए, हमें सिर्फ एक इंटेंशन चाहिए कि हम वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेंगे. नॉट योर बंगला, नॉट योर कार, नॉट योर मनी, नॉट योर बैंक बैलेंस, विल ट्रांसफर दिस नेचुरल रिसोर्सेज. आई विल नॉट स्पॉयल माई नेचुरल रिसोर्सेज, आई विल नॉट स्पॉयल माउंटेन्स, आई विल नॉट स्पॉयल रिवर्स. यार इतना सुंदर है ना, अगर आप इंडिया में इंडिया को अगर आप देखोगे ना, तो हम चाहे छोटे हों, चाहे छोटा सा ही हो हमारा इंडिया, बट हमारे पास है सब कुछ. भगवान ने हमें सब कुछ दिया है. ये बहुत सुंदर है, देवभूमि है, ये देवों का वास होता है यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए अब जो मेरा मोटिव है, सुपर गर्ल का मोटिव है, वो ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे, और ऑफ कोर्स अगर हम फॉरेन जाएंगे तो वहाँ से पैसा कमा के वापस अपनी धरती पे आके उसे इन्वेस्ट करेंगे और अपने देश के लोगों की सेवा करेंगे. सो दिस इज मी सी ए सोनाली जालुका, एंड दिस इज ऑल अबाउट सी ए सोनाली जालुका. इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन लेट मी नो. थैंक यू, बाय बाय.